हेलो दोस्तों, पढ़ाकू अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आंसर तो आपके सामने रहेगा, लेकिन व्याख्या आपको सुननी है, क्योंकि व्याख्या में ही मूल मंत्र छुपा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, कब हुआ था भाई? 570 ईस्वी में। असल में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा तो नहीं जाता, लेकिन क्योंकि हम मुस्लिम जगत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले रहे हैं कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण के समय क्या माहौल था, तो ये जानना ज़रूरी है कि हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। मक्का एक शहर है सऊदी अरब का, वहाँ पर इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ और 632 ईस्वी में, यानी ये 62 साल जिए थे। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है, पहाड़ी के अंदर। कौन सी पहाड़ी थी आप लोग बता सकते हैं कमेंट के अंदर। मैं भी बता सकता हूं, परंतु आपको ही बताना पड़ेगा। और मुस्लिम लोग जो संवत यूज करते हैं उसे हिजरी संवत बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंद की जनता यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, अरबों ने किया था। असल में देखिए, जो भारत या इंडिया या हिंदू, हिंदुस्तान, ये जो भी शब्द हैं कैसे आए, इनके पीछे इतिहासकारों में बहुत डिबेट है। तो कई लोग कहते हैं, जैसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसमें एक भरत कबीले का वर्णन किया गया है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि उसी भरत कबीले के नाम पर भारत पड़ा। ऐसा भी माना जाता है कि जो कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक लिखी, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम के बारे में बताया गया है, उन दोनों का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है भरत। आपने पढ़ा होगा कि वो शेर वेर के दांत गिनता था, पराक्रमी बालक था, तो उनके नाम पे भी भारत नाम पड़ा है, ऐसा मानना है। कुछ विद्वान कहते हैं कि जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, तो जो पहले तीर्थंकर थे, ऋषभदेव नाम था जिनका, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, उनके ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े बेटे का नाम भी भरत था। उस नाम पे भारत पड़ा, यहाँ का नाम। वैसे ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहा और यूनानियों ने इंडिया कहा, तो ऐसा माना जाता है। अब आपको क्या मानना है ये अलग बात है, लेकिन परीक्षाओं में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? आंसर है 711, लेकिन हमें तय में जाना होगा। देखिए, बीडी महाजन एक इतिहासकार हैं, बीडी महाजन ने कहा है कि 711 में हुआ, और हरिश्चंद्र वर्मा कहते हैं 712 में हुआ। तो अब आपको किसकी बात माननी है, या आयोग किसकी बात मानता है, ये देखना है। MPPCS में 1995 में तो 711 दिया हुआ है। देख लेते हैं तथ्य क्या है इसके पीछे। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम से पहले उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान आया था, लेकिन वो सब हार गए। लेकिन कहानी बनी कि कुछ समय बाद ही मोहम्मद बिन कासिम आया। इसको इराक के हाकिम अल हज्जाज ने भेजा था। आए थे ये अरब वाले एरिया से, और जो सिंध, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, वहाँ के राजा दाहिर, जो ब्राह्मण वंशी राजा कहलाते हैं, उनके ऊपर हमला किया और विजयी हुआ। ये जो पूरा प्रक्रम है ये मैं कैसे बता रहा हूँ, असल में राजा दाहिर जो थे, उनके पिता का नाम चच था,
और उन्हीं के नाम पे एक फारसी ग्रंथ है चचनामा, उसी में अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो मैं पूर्व में ही आपको बता चुका हूँ। असल में राजा भी नहीं था, ये एक सेनापति था। अब बाद में इसकी बहुत बुरी मृत्यु हुई, बुरे के साथ बुरा ही हुआ। कैसे हुई ये जानने वाला बहुत ज़्यादा मसला नहीं है। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब के। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो मोहम्मद बिन कासिम था ये अरबी था, अरब क्षेत्र से आया था। ये जो विकल्प ए में लिखा है गजनी के, ये महमूद गजनवी की बात कर रहा है, वो भी आएगा। और जो बी में लिखा है गोर के, ये गोरी की, मोहम्मद गौरी की बात कर रहा है, ये भी अभी आएंगे और भारत में उत्पात मचाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? भाई ये कौन चमत्कारी बालक था जो पराजित नहीं हुआ था? ये भाई साहब थे विद्याधर। आंसर तो दिया नहीं है, लेकिन विद्याधर थे। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019-20 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोत जो हैं उनसे पता चलता है कि विद्याधर और महमूद यानी महमूद गजनवी के बीच भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम न निकला। अगर आप हार जाते हो तो आपका जो पक्ष लेने वाले इतिहासकार हैं, लेखक हैं, वो बोलते हैं कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि आपको हारा हुआ दिखाया नहीं जा सकता। और यदि आप जीते होते तो ये बोला जाता कि आप जीते हैं, लेकिन आप जीते तो थे नहीं। ठीक है, इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल पर जब रात हो गई तो अपनी सेना को हटा लिया और महमूद गजनवी भी पिट पिटा के वापस लौट गया। इस प्रकार अगर देखा जाए तो विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। और मुस्लिम लेखकों ने ये कहा है कि उस समय का सबसे शक्तिशाली था कौन? विद्याधर, जो किस वंश का था? चंदेल वंश का था। विद्याधर ने कुछ हिंदू राजाओं को मिलाकर एक मित्र संघ बनाया था, मतलब कई राजा आसपास के थे, उनको दोस्त, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्नौज के शासक राज्यपाल को सजा देना था। उनकी दृष्टि में राज्यपाल मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध किए हुए भागकर एक बड़ा अपराध किया। असल में क्या हुआ था, जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया कन्नौज पे तो वहाँ का जो शासक था उसने सरेंडर कर दिया। और विद्याधर का मानना ये था कि तुम लड़े होते भले मर जाते, लेकिन एक सम्मानित मृत्यु होती तुम्हारी, लेकिन तुमने उस व्यक्ति के सामने सरेंडर कर दिया जिसने मथुरा और वृंदावन जैसे क्षेत्र लूटे। आपको लगता होगा सोमनाथ भी तो लूटा था, लेकिन जबकि ये बात है तो सोमनाथ को नहीं लूटा गया था, सोमनाथ को भी आगे लूटा जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है इतनी जानकारी काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? देखिए, आपको जो बी विकल्प में दिख रहा है उतबी, यही दरबारी इतिहासकार थे। जब ये भारत आए तो इनके साथ कई लोग आए, अलबरूनी, बैहाकी वैकी, इनसे रिलेटेड बहुत से लोग हैं, लेकिन दरबारी इतिहासकार इनके उतबी थे। महमूद गजनवी खुद बहुत पढ़ा लिखा था और विद्वानों और कलाकारों का सम्मान करता था। आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं ऐसी बात कह रहा हूँ, ऐसा पुस्तकों में लिखा हुआ है, मेरा काम है आपको जानकारी देना।
अब पढ़ा लिखा था कि टाई लगाता था ये मुझे नहीं पता, पुस्तकों में जो लिखा रहेगा वही आपको बताया जाएगा। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में इकट्ठा किया। ठीक है, क्या करता था इकट्ठा करके? पुस्तकें लिखवाता था, ज्ञान अर्जन करता था। पढ़े लिखों की एक कमी है, ये सब ये काम करते रहते हैं। उत्बी जो था उसने एक किताब लिखी जिसका नाम है किताब उल यामिनी, या कह सकते हैं तारीखे यामिनी। इस ग्रंथ की रचना की। फिरदौसी हैं, इनके बारे में भी अभी बताएंगे। चंद बरदाई के बारे में आप जानते हैं, जो राय पिथौरा यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, उनके दरबारी थे और उनके मित्र भी थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी, आप लोग सब लोग इससे परिचित हैं। आगे बढ़ते हैं। शाहनामा का लेखक कौन था? तो शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। ठीक है, और फिरदौसी भी जो है महमूद गजनवी के दरबार में था, ये भी विद्वान था। इसे पूर्व का होमर कहा गया है। पूर्व का मतलब पश्चिमी क्षेत्र में यानी यूरोप में कोई कुछ भी करता है तो उसकी तुलना भारतीय क्षेत्र के विद्वान से की जाती है। जैसे आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उससे पहले यूरोप में एक व्यक्ति को कहा गया, कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को, जबकि समुद्रगुप्त नेपोलियन से बहुत पहले हैं। डायरेक्ट अर्थ ये है कि हमारा क्षेत्र जो भारतीय क्षेत्र है ये पूर्व का क्षेत्र है, और पश्चिमी क्षेत्र वाले तुलना करते हैं तो कहते हैं कि हमारे यहाँ के तुलना में वहाँ कौन है अच्छा। तो होमर एक हुए यूरोप में, तो वो होमर की उपाधि देते हैं किसको? किसको देते भाई? फिरदौसी को, जिसने शाहनामा लिखी। आगे देखते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, ये अलबरूनी था। अलबरूनी का जन्म 973 ईस्वी में हुआ। वह खीवा देश का रहने वाला था। ये कोई आज के टाइम में देश नहीं है, देश का मतलब है क्षेत्र है। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, और ये केवल इतिहासकार ही नहीं था, इसको और तरह का भी ज्ञान था। खगोल विज्ञान जानता था, भूगोल जानता था, तर्कशास्त्र जानता था, औषधि विज्ञान जानता था, गणित आता था, धर्म के बारे में बहुत कुछ जानता था। इसलिए यहाँ के धर्म के बारे में भी इसने बहुत कुछ जाना, तभी तो इसने पुराणों का अध्ययन किया। और इसने उस समय भारतीय समाज कैसा है उसके बारे में भी बहुत चर्चा की है अपनी पुस्तक में। ठीक है, संस्कृत का अध्ययन किया था इसने, और अनेक जो संस्कृत की रचनाएं थी जिसमें ब्रह्मागुप्त, बलभद्र तथा वराह मिहिर की रचनाएं हैं, वो सब इसने पढ़ी। संस्कृत सीख गया तो पढ़ना आ गया इसको। उसने जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण का भी उल्लेख किया है, न तो उसमें जो बातें हैं। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीके हिंद की रचना की, और इसी तहकीके हिंद को अंग्रेजी में, हालांकि तहकीके हिंद अरबी में है तो इसको अंग्रेजी में कौन बदला? एडवर्ड साची। और हिंदी में अनुवाद कौन किया है? रजनीकांत शर्मा। थोड़ा ये डेप्थ जानकारी है लेकिन आपको जानना चाहिए। अलबरूनी भारत में आया था। देखिए, ये मैं खुद क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है। 11वीं शताब्दी में जब महमूद गजनवी के साथ आया तो 11वीं शताब्दी तो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद, ये देखो भाई मामला ही आगे हो जा रहा है। हाँ, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया? भीमदेव ने करवाया।
महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी के समय, लगभग उस टाइम, कई लोग 1025 बोले तो भी नाराज नहीं होना है, वही समय था, जो है हमला किया। कहाँ पर? सोमनाथ मंदिर पर, और वो यहाँ से बहुत संपत्ति लूट के ले गया। महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? जिसे आप मोहम्मद गौरी कहते हैं, उसका पूरा नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, मध्य एशिया का ये शासक था। एशिया में सेंट्रल पार्ट है, वहाँ से ये आया था। इसका पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। तो मुल्तान का सुल्तान जो सहवाग को कहते हैं ना, छक्का छक्का जाके मारा था वहाँ, तो उसी मुल्तान पर आक्रमण किया था 1175 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? ये भी बढ़िया चीज है भाई। भीम द्वितीय ने, भीम सेकंड ने। 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूल राज सेकंड या भीम सेकंड, दोनों नाम मिलते हैं, एक ही व्यक्ति है, अपनी योग्य एवं साहसी विधवा माँ, जिनका नाम था नायिका देवी, के नेतृत्व में आबू पर्वत, आबू पर्वत, एक पर्वत है आबू, माउंट आबू सुना है ना, वहीं आबू पर्वत के निकट गोरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह गोरी, कौन गोरी? मोहम्मद गौरी की भारत पर पहली पराजय थी। आगे देखते हैं। सॉरी, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? विकल्प ए तो है 1191, इसमें तो मोहम्मद गौरी खुद ही पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो गए थे। तराइन का युद्ध 1192, इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। चंदावर का युद्ध 1194, इसमें जो है जयचंद हारे थे। जयचंद कन्नौज के राजा थे, गढ़वाल वंश के। ठीक है, आगे देखते हैं। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने, क्या हो रहा है भाई आगे पीछे, मोहम्मद गौरी ने क्या लिखा था? 1194 के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो जयचंद को हराया था, ये बात हम लोग जान चुके हैं पहले ही। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो तराइन का दूसरा युद्ध है। इसी में जब हार जाते हैं पृथ्वीराज चौहान, तो उसके बाद मुस्लिम शक्ति स्थापित हो जाती है। आगे देखते हैं। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? वाह वाह वाह, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है और दूसरी तरफ कलमा लिखा हुआ है। किस भाषा में? अरबी भाषा में कलमा लिखा हुआ है। कलमा क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ मंत्र वगैरह होते हैं ना, कुछ छोटा सा कोटेशन टाइप, ला इलाह, इस टाइप से समझते हो आप लोग। पूरा मंत्र में जैसे ना पढ़वा हो भाई। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? अक्ता का मतलब ये होता है जमीन का हिस्सा दे देना, कि जाओ यहाँ पे शासन करो, अनाज उपजाओ, कुछ पैसा मुझे भी दो और खुद भी मौज काटो। तो भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? ये किया कुतुबुद्दीन ऐबक को। और जो बिहार वाला हिस्सा है उसमें दिया था बख्तियार खिलजी को। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? ये बख्तियार खिलजी। ये भाई ये नालंदा को जो पूरा जला दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था
बख्तियार खिलजी, कितनी बार एक के बाद बताओगे, पूछोगे भाई, बीपीएससी वाले बहुत फेवरेट मानते हैं। इन्हीं बख्तियार खिलजी के नाम पे स्टेशन भी है, भारत सरकार ने बनाया हुआ बहुत अच्छा स्टेशन है। जो जो हमें लूट के गया उसको बहुत सम्मानित किया जाता है भारत में। तो यहाँ जानकारी होती है ख़त्म। आपको इस वीडियो में जो कमी लगे कमेंट में लिखिए, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो गुलाम वंश के बारे में आएगी। धन्यवाद।